नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेरे साथ देश की बात। दोस्तों, आजकल धनखड़ साहब और अडानी साहब ये तो सिर्फ एक बहाना मात्र हैं, लेकिन असल मुद्दा जो है, असल निशाने पर जो है वो नरेंद्र मोदी जी हैं, जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। अब जॉर्ज सोरोस के मामले को दबाने के लिए धनखड़ साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस और उसके जो सहयोगी दलों के नेताओं को ये अच्छी तरह से पता है कि राज्यसभा में एनडीए को बहुमत है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसके बाद भी राज्यसभा के सभापति आदरणीय जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्ताव पर राज्यसभा के 60 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं और प्रस्ताव रखने के लिए 50 सांसदों के हस्ताक्षर की जरूरत होती है केवल। कांग्रेस ने भले ही अविश्वास प्रस्ताव रख दिया हो, लेकिन इसे राज्यसभा में सभा के अंदर तो स्वीकार नहीं किया जा सकता। और ये सब जानते हैं कि कांग्रेस की शीर्ष नेता श्रीमती सोनिया गांधी और उनके सपुत्र राहुल गांधी इन दिनों अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस के साथ संबंध होने के कारण आरोपों से घिरे हुए हैं। और ये सब कुछ जानते हुए भी इन्होंने इस तरह से किया है, ये बहुत ही असहज करने वाली बात है। तो अब बात करते हैं कि असली मेरा जो मुद्दा है वो है कि ये जॉर्ज सोरोस जो है ये है क्या। ये व्यक्ति लगभग सारी दुनिया के की जो सरकार है, जिसको भी ये चाहता है, जो इसके हिसाब से कार्य नहीं करती है सरकार, ये उसको पूरी की पूरी कोशिश करता है उसको उखाड़ फेंके। जॉर्ज सोरोस ने भारत की मौजूदा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी नापसंदगी कई बार खुल करके जाहिर की है। ये मोदी जी मेरे को पसंद नहीं, मोदी की सरकार मेरे को पसंद नहीं है। 2020 में davos में विश्व आर्थिक मंच के एक कार्यक्रम के को संबोधित करते हुए सोरोस ने कहा था कि लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नरेंद्र मोदी एक हिंदू राष्ट्रवादी राज्य बना रहे हैं, लाखों मुसलमानों को उनकी नागरिकता से वंचित करने की धमकी दे रहे हैं। ये जॉर्ज सोरोस का कहना है। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रवाद के प्रसार से निपटने के लिए एक नए विश्वविद्यालय नेटवर्क को फंड देने के लिए $1 अरब देने का भी ऐलान किया था जॉर्ज सोरोस ने। अब देश हमारा, प्रधानमंत्री हमारा, जॉर्ज सोरोस के पेट में दर्द क्यों है, ऐंठन क्यों है, सवाल ये है। अब दूसरा ये मुद्दा है कि ये जॉर्ज सोरोस है कहाँ, है कौन। दरअसल जॉर्ज सोरोस जो है एक हेज फंड टाइकून है। इस व्यक्ति ने अपने जीवन में सबसे ज्यादा पैसा बैंक ऑफ इंग्लैंड के खिलाफ दांव चलकर कमाया था। बैंक ऑफ इंग्लैंड है, उसके खिलाफ इसे कुछ चाल चली थी और वहां से इसको पैसा इसने कमाया। एक तरह से सोरोस ने इंग्लैंड को लगभग दिवालिया कर दिया था इस व्यक्ति ने। $8.5 की कुल संपत्ति, $8.5 अरब की कुल संपत्ति के साथ सोरोस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का संस्थापक है, जिसकी संपत्ति $25 अरब है। 1930 में बुडापेस्ट में एक समृद्ध यहूदी परिवार के जन्मा सोरोस लंदन ऑफ स्कूल इकोनॉमिक्स से पढ़ा हुआ है। इसके बाद उन्होंने लंदन के मर्चेंट बैंक सिंगर एंड फ्रीडलैंडर के लिए काम किया था। ये बुडापेस्ट का रहने वाला है ये व्यक्ति, और इसकी हरकतों की वजह से, जो इसकी हरकत रही है, इसको इसके देश से निकाल दिया गया था। अब ये कि इसका असली बिजनेस क्या है। 1956 में सोरोस न्यूयॉर्क चले गए, जहां उन्होंने शुरुआत में यूरोपीय सिक्योरिटीज के एक एनालिस्ट के तौर पर काम किया था इस व्यक्ति ने। 1969 में इसने अपना पहला हेजबैंड डबल ईगल खोला। 1973 में उन्होंने सोरोस फंड मैनेजमेंट, बाद में क्वांटम एंडोमेंट फंड शुरू किया था, जो कि एक हेज फंड है, और यहीं से उनका असली बिजनेस चलता है इस व्यक्ति का। सोरोस अस्थिर मुद्राओं में सट्टेबाजी से पैसा बनाने के लिए पहचाना जाता है। सट्टेबाज है ये व्यक्ति। ब्रिटिश पाउंड के खिलाफ सट्टे लगाकर वे दुनिया के शीर्ष मुद्रा सट्टेबाजों में से एक बन गए थे। बाद में उन्होंने थाईलैंड और मलेशिया की करेंसी के साथ भी ऐसा ही किया। इन मुद्राओं पर सोरोस के हमलों को व्यक्तिगत लाभ के लिए पूरी अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के रूप में देखा गया। यही सोरोस का असली बिजनेस है। मतलब ये व्यक्ति सट्टेबाज है, जिसको भारत के अंदर में
अनैतिक बताया गया है। ये वो व्यक्ति है। सोरोस जो है ये अपने आप को कुछ स्पेशल मानता है। 2024 में प्रकाशित लॉस एंजलिस टाइम्स के अंदर एक लेख के मुताबिक सोरोस को लगता है कि उन्हें भगवान ने विशेष रूप से जमीन पर भेजा है। सोरोस लेख में कहता है कि मैं खुद को किसी तरह के भगवान का रूप मानता हूं। मतलब ये अपने आप को ईश्वर का अवतार मानता है ये व्यक्ति। एक जगह इसने कहा कि अगर सच कहा जाए तो मैं बचपन से ही अपने साथ कुछ शक्तिशाली मसीहाई कल्पनाएं लेकर आया था जिन्हें मुझे नियंत्रित करना था, अन्यथा वो जो शक्तियां थी वो मेरे को परेशान कर सकती थी या परेशानी में डाल सकती थी। वहीं ब्रिटेन के इंडिपेंडेंट अखबार ने जब लॉस एंजलिस टाइम के लेख पर विस्तार से जवाब मांगा तो बात करते हुए सोरोस ने कहा, यह एक तरह की बीमारी है जब आप खुद को किसी तरह का भगवान, हर चीज का निर्माता मानते हैं। लेकिन अब मैं इसे लेकर सहज महसूस करता हूं क्योंकि मैंने इसे जीना शुरू कर दिया है। मतलब ये व्यक्ति इस टाइप का है कि इसका चरित्र शायद ही किसी सामाजिक ढांचे में फिट बैठता हो। अलग किस्म का ये व्यक्ति है। अब बात ये भी आती है कि इस व्यक्ति को जो सरकारें हैं उनको बदलने की ताकत कहां से मिलती है, इसको फंडिंग कहां से होती है, कौन लोग इसको सपोर्ट करते हैं। सोरोस का ओपन सोसाइटी फाउंडेशन दुनिया भर के 120 से अधिक देशों में सक्रिय है। सोरोस इस फाउंडेशन और इससे जुड़े संस्थानों को रणनीतिक तरीके से इस्तेमाल करता है। सोरोस की सबसे बड़ी ताकत जो है वो अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी है। सोरोस इस पार्टी को जमकर फंड देता है। एक मेगा डोनर के तौर पर देश भर के शहरों में डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी नियुक्ति में इस व्यक्ति की अहम भूमिका होती है। इसके अलावा अमेरिकी डीप स्टेट तत्वों के साथ भी सोरोस का गहरा संबंध है। यही सोरोस का इतिहास। अब ये भारत के अंदर में ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि भारत के अंदर में एक राष्ट्रवादी सरकार है, एक राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री है और इसके संबंध केवल राहुल गांधी से ही क्यों है? सवाल ये है, मुद्दा ये है। राहुल गांधी के सिर्फ सोरोस से ही नहीं बल्कि जितने भी भारत विरोधी तत्व हैं उनके साथ में संबंध है। जब भी आप देखिए राहुल गांधी किसी न किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में होते हैं जो कभी ना कभी भारत विरोधी रहा है। और अब इन्हीं सभी के चलते हुए कांग्रेस सरकार ने कांग्रेस के जो पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इन्होंने आदरणीय जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। इससे पहले कांग्रेस ने उद्योगपति गौतम अडानी का मुद्दा उछालकर संसद की कार्यवाही को बाधित किया था। जो ये अभी मुद्दा लेकर गए हैं जो धनखड़ साहब के खिलाफ, तब भी इसने इन लोगों ने किया था। अडानी के मुद्दे के मुकाबले में जॉर्ज सोरोस का मुद्दा सामने आया तो कांग्रेस ने सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखकर बड़ा और नया मुद्दा रख दिया। ये कांग्रेस की एक चाल रही है। इसे भारत के लोकतंत्र का दुर्भाग्य कहा जाएगा कि जिस संसद में संवैधानिक मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए उस संसद में अडानी, सोरोस और अविश्वास प्रस्ताव जैसे बेकार मुद्दों पर हंगामा हो रहा है। कांग्रेस भले ही अडानी और धनखड़ को मुद्दा बना रही हो लेकिन असल में निशाना प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। कांग्रेस किसी कीमत में भी नहीं चाहती कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का विकास हो। कांग्रेस गौतम अडानी को लेकर पीएम मोदी पर कितने ही हमले करे, कुछ कर ले, लेकिन कांग्रेस के पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे पता चलता हो कि मोदी ने अडानी से कभी कोई लाभ प्राप्त किया हो। आज तक तो है हुआ नहीं ऐसा। पीएम मोदी की संपत्ति का ब्यौरा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है, कोई भी उसको देख सकता है। एक सांसद के तौर पर जो वेतन उन्हें मिलता है वही आय है सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की। मोदी जी का कोई रिश्तेदार ना तो कोई कंपनी चलाता है और ना कोई व्यापार करता है। यदि अडानी से 1 रुपया लेने का मामला भी सामने आ जाता तो अब तक कांग्रेस पीएम मोदी का इस्तीफा मांग ली होती। 1 रुपया न लेने के बाद भी कांग्रेस अडानी की वजह से बेवजह अनाप शनाप आरोप लगा रही है, जबकि सच्चाई यह है कि देश के विकास में अडानी समूह की महत्वपूर्ण भूमिका है। अडानी और अंबानी ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जो इस देश की अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जा रहे हैं।
भारत में कितने सारे लोगों को इन दोनों समूहों ने, इन दोनों ग्रुप्स ने रोजगार दिया हुआ, ये शायद कांग्रेस को नहीं पता है, या पता भी है तो ये लोग जान करके अनजान बने हुए हैं। और कांग्रेस कहे कुछ भी, लेकिन अडानी समूह ने हथियार बनाने की जो फैक्ट्री लगाई है, उसके माध्यम से आज भारतीय सेना को आधुनिक हथियार मिल रहे हैं, जबकि कांग्रेस के शासन में ऐसे हथियारों को विदेशों से खरीदारी होती थी। देखिए, जब तक कांग्रेस रही इस देश के अंदर, तब तक फौज के पास भी आमतौर पर जो हम यूज करते हैं वो 303 के राइफल ही यूज करते थे उस टाइम पर। उस टाइम पर जो फौज थी, उसको अगर फायर करने की भी जरूरत पड़ेगी तो वो परमिशन पहले केंद्र से लेगी। उस कांग्रेस के टाइम में फौज के पास में बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी नहीं होती थी सफिशिएंट क्वांटिटी में। ये सत्य है, ओपन सीक्रेट है ये। और आज कांग्रेस आरोप लगाती है कि मोदी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अडानी अंबानी कुछ गलत कर रहे हैं। देश में आयुधों को विकसित करना हो या फिर बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना हो, इन सब सारे कामों में जो अडानी का ग्रुप है, अडानी का जो ग्रुप है, वो उसकी काफी ज्यादा सक्रियता है और भागीदारी है। कांग्रेस के शासन में दुनिया में आर्थिक क्षेत्र में भारत 11वें नंबर पर था, जबकि मोदी सरकार के शासनकाल में सिर्फ 10 सालों में ये 5वें नंबर पर आ गया है और अब तीसरे नंबर पर आने की तैयारी कर रहा है। भारत की इतनी आर्थिक स्थिति मजबूत होने के पीछे अडानी जैसे उद्योगपतियों की ही भूमिका है। कोई भी देश हो, उसको उसकी इकोनॉमी को आगे लाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए उस देश के जो उद्योगपति होते हैं उनकी सबसे अहम भूमिका होती है। कहें कि सरकार की वजह से हुआ, नहीं, सरकार एक सपोर्टिव एजेंट होती है जो कि उनको सपोर्ट करके आगे बढ़ाती है। और अगर कांग्रेस को इतना ही वो हो रहा है तो कांग्रेस ने अपने 60 साल के शासनकाल के अंदर में क्यों नहीं इन समूह को इतना आगे बढ़ाया। अगर इनको आगे बढ़ाते तो नेचुरली देश अब तक हमारा कहां से कहां पहुंच गया होता। और ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस भारत की तरक्की से खुश नहीं है। कारण यह इसलिए खुश नहीं है भारत की तरक्की से, क्योंकि आज भारत हर चीज खुद बना रहा है। मेक इन इंडिया के तहत सब चीजें कोशिश की जा रही है कि भारत के अंदर में बने, लेकिन कांग्रेस के टाइम पर सारी चीजें हम बाहर से खरीदते थे। अब इसका कांग्रेस को क्या फर्क पड़ता है कि चीजें यहां बने या बाहर बने? फर्क पड़ता है, इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जब भी कांग्रेस के टाइम में कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी आर्म, कोई भी हथियार, कोई भी हवाई जहाज जब हम बाहर से खरीदते थे तो उसमें कमीशन दिया जाता था। कमीशन दिया जाता था उस तत्कालीन सरकारों को, तत्कालीन सरकारों के मंत्रियों को दिया जाता था। आज जब हम सारी चीजें खुद अपने घर के अंदर बना रहे हैं तो इन लोगों का कमीशन मिलना बंद हो गया। और कांग्रेस ये भी सोचती है कि भविष्य में अगर, यहाँ पे थ्योरेटिकल मैं बात कर रहा हूं, कि भविष्य में अगर कल को कभी कांग्रेस की सरकार बनती है और चीजें खरीदने की जरूरत पड़ती है और उस टाइम पर सारी चीजें घर में बन रही होंगी, तब इनको उस टाइम पर कमीशन नहीं मिल पाएगा। यही सबसे बड़ा पेट में दर्द होता है इन लोगों के। इनकी सबसे बड़ी समस्या यही है। मोदी से सबसे ज्यादा कष्ट इनको यही है कि मोदी ने हमारा मिलने वाला कमीशन बंद कर दिया। इसलिए कांग्रेस किसी भी कीमत पर भारत की तरक्की से खुश नहीं है। और जहां तक सभापति जगदीप धनखड़ का सवाल है, तो धनखड़ साहब ने हमेशा देश का सम्मान बढ़ाने वाला काम किया है। संवैधानिक पद पर रहते हुए भी धनखड़ साहब ने कभी भी भारत के सम्मान को घटाने वाला कोई कार्य नहीं किया है। कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेता पहले भी धनखड़ का मजाक उड़ाते थे और आज भी उड़ाते हैं। मानसून सत्र में जब टीएमसी के सांसद आनंद बनर्जी धनखड़ साहब की मिमिक्री कर रहा था, तो उस टाइम पर राहुल गांधी वीडियो बना रहा था। ये मानसिकता है इस कांग्रेस की। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल देश के उपराष्ट्रपति के बारे में क्या सोच रखते हैं। अगर ये परिवार अगर ये पार्टी देश के उपराष्ट्रपति के
लिए इस टाइप का व्यवहार करती है, भावना रखती है, तो बाकी लोगों के प्रति इनकी भावना क्या होगी, इसको आप आराम से समझ सकते हैं। भारत में जॉर्ज सोरोज के नाम की चर्चा जो है अब संसद तक पहुंच चुकी है। इससे यह साबित होता है कि ये नाम कोई साधारण नाम तो है नहीं। भारत में इस नाम के पीछे जो शख्स है उसकी पहचान के कई पहलू हैं। इनमें एक पहलू मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध के तौर पर चर्चा में है। हो भी क्यों नहीं, सोरोस तो खुलेआम भारत से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर निकालने की बात कर चुका है। दुनिया के कई देश हैं जहां सोरोस को एक ऐसे शख्स के तौर पर देखा जाता है जिन्हें उन देशों की अर्थव्यवस्था को इसने बर्बाद किया है और सरकारों को उखाड़ फेंका है। ये कारण है इसका। सोरोस का नाम क्यों लिया गया? सोरोस की जो एनजीओ है उसमें कांग्रेस की शीर्ष नेत्री भी शामिल हैं और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब के विरोध में जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उस प्रस्ताव के पीछे भी जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस पार्टी ही है। अदरवाइज कोई रीजन नहीं कि कांग्रेस ऐसा काम करती। कांग्रेस को अच्छी तरह से पता है कि इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने के बाद भी वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जॉर्ज सोरोस के मुद्दे को दबाने के लिए ही ये अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के आए हैं। देखते हैं क्या होता है। क्या धनखड़ साहब का होता, क्या इनका अविश्वास प्रस्ताव जो है वो तो शायद वो तो खारिज हो गया, लेकिन इनका और सोरोस का संबंध कहां तक उजागर होता है पब्लिकली, वो देखने की बात है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।